नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हम ये बात कर रहे थे कि हरियाणा में निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की गतिविधियां बेहतर तरीके से दिखी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, उन्होंने जिला प्रभारियों की सूची जारी कर दी। अब ये सूची जारी हुई तो उसके बाद हमने उस पर चर्चा भी की कि कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ चुकी है, उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की सूची पर वीटो लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष की सूची किसने रोक दी? प्रदेश प्रभारी ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कह दिया है कि वो सूची रोकी जाती है। ये नहीं कहा कि वो संशोधित है या अपडेटेड सूची आएगी, उन्होंने कहा सूची रोकी जाती है और आपको बाद में जानकारी इसके बाबत दे दी जाएगी। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो जारी है? क्या इसका अब लेवल जो है वो बदल गया है? जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, लेवल 2 होता है। अब प्रभारी बनाम अध्यक्ष क्या हो रहा है? क्योंकि पहले एक मैसेज की बात हुई, उन्होंने कहा मैंने भेज दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे तो नहीं मिला। अब एक सूची जारी होती है, बकायदा हस्ताक्षर है उस पे उदय भान के, प्रदेश अध्यक्ष के। प्रभारी एक नई चिट्ठी जारी करके कह देते हैं कि उस सूची को रोका जाता है। सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, लेकिन क्या सब कुछ सामान्य भी है? क्योंकि कांग्रेस में ऐसा होता आया है, दूसरी पार्टियों में भी होता होगा, लेकिन इस तरह की चिट्ठियां सामने आ रही हैं। क्या सब कुछ सामान्य है? हुआ क्या है, एक बार आपको समझाते हैं और कुछ ग्राफिक्स दिखा के ये बताने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला सामने आया। उदय भान की लिस्ट दीपक बाबरिया ने रोक दी। जिला प्रभारी की लिस्ट पर बाबरिया ने ब्रेक लगा दिया। 18 दिसंबर को उदय भान ने एक लिस्ट जारी की थी निकाय चुनाव को देखते हुए, जिसमें कई पूर्व एमएलए, कई मौजूदा एमएलए इस तरीके से उतारे गए थे और 22 जिलों पर जिला प्रभारी बनाए गए थे। एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि 6 दिन बाद ये लिस्ट वापस हो रही है। लिस्ट को लेकर हाईकमान को क्या जानकारी नहीं दी गई थी, एक बड़ा सवाल है। प्रदेश अध्यक्ष ने क्या अपनी मर्जी से जिला प्रभारियों को बदल दिया था, यह भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस जिला प्रभारी की सूची पर आखिर ब्रेक क्यों लगी, ये और महत्वपूर्ण विषय है। वो दो चिट्ठियां जो है, अब इससे पहले की बात देखिए। एक ये सीटों में धांधली का मैसेज उदय भान को भेजा था। उन्होंने कहा था 10 से 15 सीटों पर धांधली हुई थी, लेकिन उदय भान ने कहा कि उन्होंने नहीं भेजा। जो मैसेज मिला वो आधा अधूरा मिला, मैसेज में आधा सच था, मतलब अलग अलग तरह की जो बातें थी वो निकलकर सामने आ रही थी। जगदीश धनखड़ के फोन से मैसेज मिला था, ये उदय भान कह रहे थे। टिकट वितरण में गलती हुई, ये दीपक बाबरिया ने माना था। फिर उदय भान कह रहे थे कि टिकट वितरण पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, उसमें सबकी सहमति थी और हाई कमांड जो मीटिंग बैठी थी उसमें नाम तय हुए थे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी से प्रियदर्शनी हमारे साथ हैं, और विजेंद्र रेड्डू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जब पहली बार हम इस बारे में बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि मीडिया को मसाला दिया जा रहा है। दूसरी बार हमने कांग्रेस की तैयारी पर बात की थी जब सूची आ गई थी कि कांग्रेस एक्टिव दिख रही है, सक्रिय दिख रही है और इन चुनावों को बड़ी गंभीरता से लेने जा रही है। 6 दिन बाद दीपक बाबरिया जी एक चिट्ठी जारी करके उस सूची पर रोक लगा रहे हैं। ये बहुत सामान्य सी एक बात है या इसको तूल दिया जा रहा है? देखिए, ये तो कटु सत्य है कि चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में उथल पुथल है, विवाद भी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी विवाद के चलते अभी तक एलओपी की नियुक्ति नहीं हुई है और मैंने कहा कि कांग्रेस हाईकमांड इन सारे विवादों पर एक मुश्त हल करना चाहता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था जी। अब क्योंकि निकाय चुनाव आ गए थे तो उदय भान जी ने अपनी तरफ से चिट्ठी जारी कर दी। अब ये तो उदय भान जी बताएं या प्रभारी जी बताएं कि दोनों ने, हमको तो किसी को बताया नहीं है कि वे वो जो सूची उन्होंने जारी की थी उसकी अनुमति ली थी या नहीं ली थी। मेरे को जितनी अस्पष्ट जानकारी है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं जी। 18 दिसंबर को जो सूची जारी की गई थी उसकी अनुमति नहीं ली गई और 19 दिसंबर को ही उस सूची को रोक दिया गया था, बता दिया गया था कि भाई ये सूची रोक दी है। पर वो सार्वजनिक वो बात अब हुई है 5-6 दिन बाद। अब ये घटना चक्कर अपने आप में बताता है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। जब इतना विवाद है, चुनाव हारने के बाद ना तो कोई जिम्मेदारी ले रहा है और अपना जवाबदेही दूसरों के सिरों पर फोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई नया विवाद पैदा ना हो
ये ध्यान तो रखना ही चाहिए जी। पर ये मैं मानूंगा दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि भाई कांग्रेस नेता कोई भी मौका नहीं चूक रहे, कोई न कोई विवाद खुद ही खड़ा कर देते हैं। अब ये सूची जारी करने से पहले सभी नेताओं को विश्वास में लेकर, प्रभारी को विश्वास में लेकर अनोख सूची जारी की जा सकती थी कि भाई ये चुनाव के लिए की जा रही है, केवल वार्ता करनी थी। पर मुझे लगता है आपसी समन्वय का अभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपसी समन्वय का भाव ना होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और सब जान रहे हैं, सारे नेताओं को पता है कि भाई 26-27 को बेलगांव के अंदर एमसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, एक्सटेंडिंग बैठक है जिसमें सारे नेता बुलाए गए हैं। और उसमें जो बेलगाम में महात्मा गांधी जी ने जो प्रस्ताव किए थे, आंदोलन शुरू किए थे 100 वर्ष पहले, उसकी चर्चा के साथ साथ कांग्रेस की भविष्य में दिशा क्या होगी और पूरे देश में संगठनात्मक गतिविधियों में क्या परिवर्तन किया जाए, इसकी गाइडलाइन भी तय होनी है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस अध्यक्ष इंतजार करते कि भाई 26-27 को वहां मिलना तो है ही, सारे नेता मौजूद होंगे और मिलजुल कर निकाय चुनाव की तैयारी कर लेंगे तो अच्छा होता, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और इसमें गलती तो हमारी है। अब वो ऐसा न होने की वजह से विवाद तो हुआ। और मैं आपको बड़ा साफ कहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, जब तक ये पूरा रीसफल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे विवाद आएंगे, बार बार आएंगे। हर व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, भविष्य में पोजिशनिंग करने के लिए इस तरह की घटनाएं करेगा और इन विवादों को हमें महीना 1.5 महीना झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपने बड़ा विस्तार से बताया भी और ये माना भी कि विवादों को अभी महीना 1.5 महीना झेलना होगा। अगर ये अच्छी बात है, महीने 1.5 महीने बाद ऐसे विवाद ना झेलने पड़े, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। प्रियदर्शिनी जी, देखते हैं प्रियदर्शिनी कर सकते हैं जी, प्रदेश अध्यक्ष के इकबाल पर सवाल है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक सूची जारी करता है अपने हस्ताक्षर के साथ और प्रभारी एक चिट्ठी जारी करके उस सूची पर रोक लगा देता है। ये इंटरनल मामले से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिष्ठा की लड़ाई दो नेताओं के बीच में बन गई है, अध्यक्ष बनाम प्रभारी। कांग्रेस का इंटरनल मैटर हो सकता है लेकिन पब्लिक डोमेन में खुलेआम चिट्ठियां चल रही हैं। गोयल साहब आपको नमस्कार और सभी बंधुओं को भी नमस्कार, सादर प्रणाम। देखिए, मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि इंटरनल कुछ ना कुछ तो मामला है, खींचतान तो वर्चस्व की तो लड़ाई हो ही रही है। मैं तो इस पे यही बोलूंगी कि घर के चिराग ने ही घर में आग लगा दी है। अगर कांग्रेस में ये असमंजस की स्थिति नहीं होती तो आज स्थितियां बहुत अलग होती। कहीं ना कहीं इनका दोष है और इसमें तो ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, इनके नेता स्वीकार कर रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं। अब ये इनका इंटरनल मामला है, इस पे ज्यादा क्या बोला जा सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं मैं, इनका इंटरनल मामला ये बेहतर जानते होंगे, लेकिन इससे मैं बता रही हूँ कि एज अ जनता, एज एन आम नागरिक ऑफ हरियाणा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इससे बड़ा फर्क पड़ रहा है लोगों के बीच में भी, जनता के बीच में भी। क्योंकि कोई भी पक्ष या विपक्ष तभी बेहतर होता है जब विपक्ष भी उतनी बेहतरी से काम करता है। आज एलओपी ना मिल पाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हरियाणा के लिए, क्योंकि ऐसे तो आप बोलेंगे कि नहीं, मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं विधानसभा में, लेकिन किसकी अध्यक्षता में उठाए जा रहे हैं। आज तो यही बात हो गई ना कि कल हम लोग सरकार बना ले और मुख्यमंत्री ना बनाए। वही चीज एलओपी के साथ भी है। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक मांग है और विपक्ष को रिप्रेजेंटेशन करना आपका नैतिक अधिकार है, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी, जो आपको पूरी करनी चाहिए। और एक नैतिकता के आधार पे मुझे लगता है कि उदयभान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर जीत जाते तो सबसे ज्यादा हार किसको पहनाए जाते? उदयभान जी को और हुड्डा साहब को, करेक्ट? ठीक है, तो जब अब हार गए हैं आप लोग और बुरी तरीके से हार गए हैं तो हार की जिम्मेदारी तो लीजिए ना कम से कम। इतनी तो मॉरलिटी रखिए, इतना तो मॉरल ग्राउंड रखना चाहिए मुझे लगता है। अगर आप इतना मॉरल ग्राउंड भी नहीं रखेंगे तो आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अभी याद आ गई है, जबकि बात बड़ी पुरानी है लेकिन और छोटी भी है, लेकिन एक आम कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जब चुनावों से पहले, जब टिकट वितरण हो रहा था, उससे पहले जो आवेदन आ रहे थे उन सबसे इन लोगों ने 20-20 हजार रुपए लिए थे। उन आवेदन वालों पे भी पैसे लौटा दिए क्योंकि वो आपके कार्यकर्ता है। देखिए,
आप इस तरीके से अगर आप ठगपंथी करेंगे, पता नहीं किसकी यहाँ लग गई है, आपको जनता की यहाँ लग गई है, उन कार्यकर्ताओं की यहाँ लग गई है कि आपके कार्यकर्ता भी आपके साथ नहीं है, तो संगठन में बिखराव का कारण ही यही है। आज ये देखिए, आज हमारी लिस्ट जारी हुई, सह प्रभारियों की भी कल जारी हुई है हम लोगों की, उससे पहले प्रभारियों की जारी हुई है। कभी कोई हल्ला सुना है आपने गोयल साहब? कभी भी कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बदल दिया जाता है, मुख्यमंत्री अगर हमें लगता है कि भाई वो परफॉर्मेंस है नहीं है, या अगर उनको प्रमोशन देना, जैसे खट्टर साहब को प्रमोशन देना था, तो हमने जब खट्टर साहब प्रमोट होके आए तो नायाब सिंह से नहीं आए, आवाज तक नहीं आई, आवाज तक नहीं आई। इसे कहते हैं संगठन की एकता। मुझे लगता है मेरे विपक्षी साथी भी इस बात को मानेंगे कि हो सकता है शायद आइडियोलॉजी ना मैच करती हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिनरी पार्टी है। ठीक है विजेंद्र रेड्डू साहब, मुझे तो आज ये जानना है कि फिर प्रदेश अध्यक्ष का जो इकबाल है, उनका मान है, उनका सम्मान कहाँ है कि प्रदेश अध्यक्ष की जारी सूची पे प्रभारी रोक लगा दें, वो भी आपस में कोई बात हो रही है, मुझे तो लग नहीं रहा। एक चिट्ठी यहां से जारी हुई, बदले में दूसरी चिट्ठी वहां से जारी हो गई है। ये अंतहीन कथा है। विद्रोही जी बड़े आशान्वित हैं कि 1-1.5 महीने में सब सुलझ जाएगा। वो 1-1.5 महीने बाद तो हम फिर चर्चा कर लेंगे, लेकिन चुनाव से पहले, मतलब चुनाव बीतने के बाद क्या सबक लिए गए, आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारी है, ये प्रभारी बनाम अध्यक्ष जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। गुरु जी देखिए, वैसे तो ठीक है, कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है और उसका कोई इश्यू होता है तो उसमें पब्लिक में चर्चा तो होनी भी चाहिए, और कर भी रहे हैं हम लोग। आज पहली बार मुझे लगा कि विद्रोही जी ने बिल्कुल स्पष्टता से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, कुछ गड़बड़ है कांग्रेस पार्टी में, अनुशासनहीनता है। काश के इनके नेता भी इसी बात को स्वीकार कर ले, न कि एक झूठी जिद्दी लगा करके रखे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, किसी प्रकार का मन भेद नहीं है, विचार भेद नहीं है। इस तरह की बातें यदि इस प्रारंभ से ही मान ले इनके नेता भी, तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। और देखिए, एक रिवाज है, जैसे प्रियदर्शनी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि किसी भी पार्टी में, किसी भी परिवार में, किसी भी संगठन में, किसी भी एनजीओ में जब तक अनुशासन नहीं होगा तो वो कभी सफल नहीं हुआ करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में अगर अनुशासन के मामले में बात करें, पहले भी रही है, अब भी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नंबर 1 पर आती है। ठीक कहा इन्होंने, ये मुख्यमंत्री भी बदल देते हैं, टिकट भी काट देते हैं, दे भी देते हैं, मंत्रियों को भी बदल देते हैं बीच में, और पार्टी अनुशासन में रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं अव्वल इस मामले में है कि हम जो भी फैसला करना होता है तुरंत हमारे राष्ट्रीय जो प्रदेश के हमारे सीनियर लीडरशिप है वो करती है, और हर व्यक्ति उसको मानता है। अब एक रिवाज है, और रिवाज भी नहीं, एक नैतिक फर्ज भी है, नैतिक मूल्य भी इस बात को कहता है कि यदि आपके नेतृत्व में कोई पार्टी इलेक्शन हारती है तो उसको, उसकी जिम्मेवारी उसको लेनी होती है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे को बहुत कम मैंडेट मिला, 2 विधायक ही बना पाए हम, और तुरंत पहली ही मीटिंग में सर्वप्रथम रामपाल माजरा जी ने खड़ा होकर के कहा, भाई जनता ने जो मैंडेट दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, कहीं हमसे कमी रही होगी या जनता ने कुछ और विचार बना लिया तो मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं, और मेरी जगह जिसको भी पार्टी नियुक्त करेगी, जिसको जिम्मेवारी देगी, उसका मैं पूरा साथ देने का काम करूंगा। तो ये परंपरा भी है और एक जिम्मेवारी भी है। नहीं, पहले तो ऐसा करना चाहिए। पहले मानना ये नेता आपस में लड़ते थे, ये क्या अध्यक्ष बनाम प्रभारी हो गया है? हाँ बिल्कुल होगा जी, ये अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है, और अध्यक्ष ही यदि उस हार को अपने को बचाने में लग जाए और इधर उधर की बातें करने लग जाए, पहले ही कहते हैं कि प्रभारी क्या होता है, प्रभारी कौन होता है। आपने पीछे बहुत सारी मीटिंगें देखी होंगी, जब टिकट वितरण हुआ उससे पहले भी और कई मीटिंगों में भी, टिकट वितरण में भी कई बार उदयभान जी ने यह भी कहा है कि इस मीटिंग में प्रभारी जी का काम नहीं था, ये हमारी मीटिंग थी इसलिए हमने कर ली, प्रभारी को बुलाना जरूरी नहीं था। ऐसी मीटिंगें भी इनको हुई है, जबकि प्रभारी लगाया जाता है उनका कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। माना कि प्रदेश अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है अध्यक्ष, लेकिन प्रभारी उसके ऊपर बिठाया जाता है कि वो उसको स्मूथली चलाने का काम करे, और आपसी कोई विवाद हो तो उसको निपटाने का काम करे। और उससे पहले
जब अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि इस मीटिंगों में प्रभारी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने उनको सूचना नहीं दी, तभी से ये जग जाहिर हो गया था। और बावरिया जी ने बहुत प्रयास किया, और बावरिया जी यदि पहले से सही चलते तो आज उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। इलेक्शन के नजदीक आते आते बावरिया जी भी कहीं ना कहीं एक तरफा हो गए थे, और वो बेंद्र हुड्डा और उदय भान जी के इशारे पर चलना शुरू हो गए थे, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने बिल्कुल नकारने का काम किया था। और ये बात जो है ना, प्रभारी जी भी, उदय भान जी भी, बेंद्र हुड्डा जी भी बड़े गर्व के साथ कहा करते थे कि हम जो फैसला करेंगे वही मान्य होगा। लेकिन चुनाव में हार के बाद किस तरह से एक गिरगिट की तरह रंग बदला कुछ नेताओं ने, और वो बावरिया जी को ही दोषी ठहराने का काम कर दिया। ठीक है। अब बावरिया जी ने जो इनकी प्रभारियों की लिस्ट को कैंसिल किया है, निसंदेह तौर पर ये बिल्कुल सही इन्होंने भी माना, विद्रोही जी ने भी। अगर वो बावरिया जी से परमिशन लेते, प्रभारी जी को दिखाते, और कुछ नहीं उन्होंने साइन ही करने थे, तो ये कैंसिल नहीं करते। ऐसा कोई नेता नहीं जो अपने साइन करके जारी करवा दे और फिर उसको कैंसिल कर दे। तो जैसे पहले मीटिंगों में इन्होंने कहा कि प्रभारी से पूछने की इजाजत नहीं, जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से अब भी उदय भान ने अपना प्रधानगी को दिखाने का काम किया कि मैं प्रधान हूं, प्रभारी कौन होता है, और प्रभारी ने अपने आप को दिखाने का काम किया कि मैं प्रभारी हूं, अध्यक्ष कौन होता है। निश्चित तौर पर यह प्रभारी वर्सेस अध्यक्ष हो गया है, और अध्यक्ष के साथ दूसरे नेता खड़े हैं, प्रभारी के साथ दूसरे हैं, और लड़ाई और आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, विद्रोही जी कह रहे हैं। हाँ, देखिए, विद्रोही जी तो एक प्रवक्ता है पार्टी के, इनका तो एक जिम्मेवारी बनती है पॉजिटिव बात रखने की, कोशिश भी करने की कि मैं पॉजिटिव कहूं मैं, लेकिन फिर भी आज तो इन्होंने कुछ बात मानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये झगड़ा महीना, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में खत्म होने वाला है। ये तो और विवाद बढ़ेगा, देखना। अभी जब निकाय चुनाव आएंगे, निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, ये भी देखना। आज कह रहा हूँ, ये कहेंगे हम तो निर्दलीयों का समर्थन करेंगे, कोई चुनाव जिन पर इलेक्शन नहीं लड़वा सकते। मैं आज कह रहा हूँ, 1 महीना पहले आपको। चलिए, वो 1 महीने बाद फिर आपसे इस पे बात करूंगा। नहीं है, ये और बढ़ेगा। ठीक है विद्रोही जी, लेकिन इस पूरे विवाद में एक बात तो स्पष्ट हो गई जी। विद्रोही जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं वो चला गया था, इस पे लगाया। एक बात तो इस पूरे विवाद में स्पष्ट हो गई, एक असमंजस खत्म हो गया। आप एक बार बता रहे थे कि बघेल आ गए हैं, इन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, तो एक तरीके से मान लीजिए कि प्रभारी वाला काम तो बदलाव हो ही गया है। बावरिया जी ने बता दिया मैं ही हूं और दमखम से हूं, और मुझे बाईपास करके कोई काम नहीं होगा। देखिए, विधिवत रूप से उनको हटाया नहीं है, ये तो आप जानोगे। जब तक वो हटाए नहीं जाते तब तक वो प्रभारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी कटु सत्य है कि भाई इन दिनों जो कांग्रेस में जो घटना चक्कर हो रहा है वो कुछ सुखद तो है नहीं, विवादित तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल तो उठेंगे, पर लोग कुछ भी कहेंगे, पर हर दल में ऐसा आता है। बहन प्रियदर्शनी को शायद भाजपा हरियाणा का इतिहास नहीं मालूम, इनको पता होगा कि 91 से लेकर 2013 तक इनकी दल में भी हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद अध्यक्ष बदले जाते थे, आरोप लगाए जाते थे। एक जो इनका अध्यक्ष था उस पर तो भजन लाल से मिलकर राजनीति करने तक का आरोप लगा, और वही अध्यक्ष चुनाव से पहले दोबारा बना। और कितनी सूचियां कितनी बार भाजपा की बदली गई। आप 91 से 2013 तक देख लो, एक नियुक्ति होती थी, दूसरी हटा दी जाती थी। पर अब जब जीत जाता है व्यक्ति, तो जीत जाता है तो कोई बदलाव नहीं होता। कांग्रेस में भी यही स्थिति थी। जब कांग्रेस जीती हुई थी तो कोई भी सूची जारी कर देते थे। ये विवाद तब भी थे, आपको पता होगा, भजन लाल के थे, राम प्रकाश के थे, उनके साथ कोई सूची नहीं बदली जाती थी, क्योंकि वो जीते हुए थे। जब जीत होती है, सत्ता होती है, तो ये चीजें चल जाती हैं। पर हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, कांग्रेस में तो हमेशा ये परंपरा रही है कि जब भी कोई चुनाव हार जाता है तो जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं वो इस्तीफा की पेशकश करते हैं, चाहे इस्तीफे दे ना दें, चाहे मंजूर हो ना हो। पर हरियाणा का दुर्भाग्य है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं तो ट्वीट भी करे हैं, बयान भी दिए हैं कि भाई कम से कम औपचारिक रूप से कोई जवाबदेही तो ले कि हाँ, कारणों पर मत जाओ, हम चुनाव हार गए, मेरी जिम्मेदारी है और मैं त्याग पत्र की पेशकश करता हूं। हाईकमांड मंजूर करे ना करे वो एक अलग इशू है, पर मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि मैं ऐसी पेशकश पहली बार हरियाणा के अंदर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अगर ये पेशकश कर दी जाती
तो आधी समस्या तो उसी समय मिट जाती कि लोग कहते कि भाई इसका तो पेशकश कर रखी है, इस्तीफा शायद मंजूर हो जाएगा, क्यों आपस में विवाद करो जब तक नया नियुक्त न हो जाए। पर जो पदों से चिपके रहने की परंपरा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बहन कह रही थी एलओपी तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं, पर वो बड़ी सुविधा के साथ भुला गई कि उनके यहाँ भी 10 मई 2023 को चुनाव हुए थे कर्नाटक के, और 19 नवंबर 2023 को एलओपी नियुक्त हुए थे। उनके यहाँ भी 6 महीना कोई एलओपी नहीं रहा। ये होता है, कांग्रेस में भी ये स्थिति है, पहली बार एक राज्य में हुई ऐसी स्थिति। भाजपा उस 2-1.5 साल पहले उसको भुगत चुकी है। पर यह कहना कि ये स्थिति केवल कांग्रेस में हुई है, ये तो बड़ा मजबूत संगठन है, बड़ा अनुशासित संगठन है, फिर इनके यहाँ 6 महीने क्यों लग गए? ये स्थितियां पैदा होती हैं। और जो स्थितियां हरियाणा के अंदर आज आप देख रहे हो, सेम टू सेम स्थितियां इनकी कर्नाटक में थी। वहां भी रोज सूची बदली जाती थी, रोज पाड़ी जाती थी, रोज बदलाव होते थे, एक जारी होती थी, एक खत्म हो जाती थी। येदियुरप्पा जी जारी करते थे और प्रभारी कैंसिल करते थे, फिर जारी होती थी। वो उनका भी विवाद था। तो जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती, उनका यहाँ सेटल हुआ, येदियुरप्पा जी को एकदम से हटाकर उन्होंने अपना नया नेतृत्व बनाया, उनका सेटल हो गया। अब हरियाणा के अंदर भी जब तक ये सेटल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर नेता को एक न एक दिन रिटायर तो होना है, उम्र एक ऐसा दौर है। अब इनेलो के साथी मेरे से बुरा मानते थे मेरी बात का, मैं ओम प्रकाश चौटाला जी का बड़ा व्यक्तिगत सम्मान करता हूं और मैं कोई उनके आंतरिक मामले में नहीं बोलता, पर ये बार बार कहा करते थे कि भाई ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने उनको कहा था कि वो ठीक है, जुझारू नेता थे, हिम्मती नेता थे, प्रभावी नेता थे, पर एक उम्र का दौर होता है। आज की राजनीति में चौटाला साहब का कोई उम्र नहीं बची, और आज परमात्मा की ऐसा हुआ कि वो स्वर्गवास हो गए। एक हर एक के साथ दौर आता है, कोई भी नेता सदैव प्रभावी नहीं रहता। रिटायरमेंट सभी को लेनी पड़ती है, ठीक है, जब से ले लेता है और कोई भाई विवादों के बाद ले लेता है। तो हरियाणा के अंदर भी वो दौर चल रहा है कांग्रेस में, और उसका समाधान निकलेगा कि ये तो संभव नहीं है कि समाधान न निकलेगा। अगर समाधान ना, वो दौर लंबा हो गया, 10 साल से ऊपर हो गए विद्रोही जी, आपको लगने का दौर लंबा हो गया, 2014 से 24 खत्म होने को आ गया, अब बहुत लंबा होगा। ऐसी इतना विवाद नहीं हुआ था जो अब की बार हुआ, छिछाले दर्ज हो रही है ना, विवाद तो रहा है, संगठन का तो रहा है। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि संगठन नहीं बना पाई। अब क्यों नहीं बना पाया, मैं अब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं, इसके लिए भूपेंद्र हुड्डा भी जिम्मेदार रहे हैं, इसके लिए कुमारी शैलजा भी जिम्मेदार रही है, इसके लिए रणदीप सुरजेवाला भी जिम्मेदार रहे हैं, इसके लिए किरण चौधरी भी जिम्मेदार रहे हैं। जो भी राष्ट्र हरियाणा के नेतृत्व का जो भी नेतृत्व में रहा है वो सभी जिम्मेदार रहे, क्योंकि यही तो रुकवाते थे सूचियों को, यही पढ़वाते थे, यही बदलवाते थे। तो ये कहना कि एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ये तो मैं मानता नहीं। पर हाँ, हाईकमांड की मैं इतनी गलती जरूर मानता हूं, मैंने हर बहस में आपके सामने कहा है कि भाई हाईकमांड को क्या करना चाहिए था। उन्हें पता है कि हरियाणा में विवाद है, तो उस विवाद के बाद सबकी सूचियां लेकर जिसको वो उचित लगे उनको नियुक्त कर देते। इनके पास मानने का विकल्प क्या था? हाईकमांड ने उस अपने डंडे का, उस रुतबे का, उस ताकत का प्रयोग नहीं किया, जो हाईकमांड की निश्चित रूप से गलती है। ये मैंने कई बार आपके सामने कहा है। अब हाईकमांड ने फैसला कर लिया है कि भाई ये कुछ भी नेता कहे, क्या करे, कुछ भी करे, हमें जो करना है वो करना है। अब वो कब होगा, कब करेंगे, ये तो मैं कह नहीं सकता। बड़े समझदार विधायक था, ये भी आपको मालूम है, फिर भी नियुक्तियां न होना, ये क्या संदेश दे रहा है? आप अच्छी तरह जानते हो कि बदलाव तय है, उसमें समय कितना लगेगा। ठीक है, कोई इस बात को समझ जाए, ईमानदारी से स्वीकार कर ले, तो वो तो अच्छा व्यक्ति। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं अपनी, ठीक है विद्रोही जी, मैं आता हूं, दूसरी बार आता हूं आपके पास, आगे बात विस्तार से आगे आपकी। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं, एक लाइन करके मैं एक लाइन कह के खत्म कर रहा हूं। आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं एक लाइन कहकर। मैं कांग्रेस बैकग्राउंड का नहीं, एडजस्ट नहीं हो पाता। मैंने स्वीकार कर रखा है कि भाई मैं चाहे कुछ बनूं ना बनूं, मैं वैचारिक रूप से इनके साथ हूं, चाहे ये कार्यकर्ता मान कर रखे या ना रखे। तो ये स्थिति हर नेता को स्वीकार कर लेनी चाहिए। हाँ, जब बदलाव तय है, ठीक है, हमारा दौर था वो खत्म हो गया, अब नया दौर आएगा।
पिछले काफी समय से वेद प्रकाश जी के पास डिफेंस में ये रहता है, ये हथियार रहता है कि कर्नाटक में आपको 6 महीने लग गए थे, तो वो कहते हैं सामान्य बात है। सर हथियार नहीं, ये जब हम पर आरोपित करते हैं तो मैं प्यार दिलाता हूँ, केवल याद। बोलिए प्रियदर्शनी। हाँ देखिए, इन्होंने वेद भाई ने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। बिल्कुल सही बात है, कर्नाटका में भी ये स्थिति आई थी जो आज ये हरियाणा में फेस कर रहे हैं, और इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कि निसंकोच बोल रही हूँ, बिल्कुल हुई थी। लेकिन इन्होंने आपके क्वेश्चन का जवाब इन्होंने खुद दे दिया कि हाई कमान ही मजबूत नहीं, हमारा हाई कमान मच मोर मजबूत है। हमारे यहाँ ऑब्जर्वर, एडमिनिस्ट्रेशन प्रभारी को सीरियसली लिया जाता है। इस तरीके से जो रिपोर्ट्स दी जाती है उन पर चर्चा की जाती है, उसमें मंथन और चिंतन होता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में खलबली नहीं थी, लेकिन उस खलबली को भी हम लोगों ने सुलझाया है और सॉर्ट आउट किया है। और आपको मालूम है गोयल साहब, क्या क्या खलबली थी वो बताने की अब जरूरत नहीं है, कहां कहां क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं यही तो बात कर रही हूँ ना, मैं इसी बात की चर्चा कर रही हूँ कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि अगर हम जयराम रमेश की बात करें, वेणुगोपालन जी की बात करें, गांधी परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें, या फिर हरियाणा की बात करें, तो इन्होंने परिवारवाद को बढ़ाया। और ये परिवारवाद जो है अब जनता समझ गई है कि अब चलेगा नहीं, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। दूसरी बात कि बार बार कर्नाटका का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि इस पे नकेल किसने लगाई है, सेंटर ने लगाई है ना। तो आपको कौन रोक रहा है? इसका मतलब कि आपके प्रदेश के नेता सेंट्रल लीडरशिप को या एआईसीसी के नेतृत्व को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। आप तो यही बोलना चाह रहे हैं, और ये बात हकीकत है कि आप बोले या ना बोले, आप कोटेड लैंग्वेज में बोले या ना बोले, लेकिन सत्य हमें स्वीकारना पड़ेगा कि आज कांग्रेस पार्टी विदाउट अ गुड लीडर है। एक भी बढ़िया इनके पास नेतृत्व नहीं है जिसके चेहरे पे ये लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसके चेहरे पे ये मुख्यमंत्री का चेहरा बना सके। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है, ऐसा पावर पैक्ट चेहरा नहीं है जो संसद में बुलंदी से अपनी आवाज उठा सके। और जब बुलंदी से आवाज ये नहीं उठा पाते तब मारा पीटी या गाली गलौज में उतर आते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हर चीज की गरिमा होती है, एक नेता की भी एक गरिमा होती है। उस गरिमा को हमें हमेशा बांधना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं, या आप जिनको चाणक्य बोलते हैं, राजनीति का चाणक्य अमित शाह जी की बात करते हैं, उनका एक मान सम्मान है। आज अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो क्योंकि वो हमारी सीनियर लीडरशिप है, उनके मान सम्मान में हम ये बातों को मानते हैं। नहीं, राहुल जी और सोनिया जी जो कहते हैं वो भी तो कांग्रेस मानती है प्रियदर्शनी, ऐसा थोड़ी है। कोई नहीं मानता जी, कोई नहीं मानता। अगर मान रहे होते तो मैं आपको बता रही हूँ, बूटा साहब को गांधी परिवार खुद नहीं चाहता, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। आप ये देखिए, कोई उनको सीरियसली ले ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के खुद के स्वयं नेता भी एक नॉन सीरियस एंड इमेच्योर लीडर की तरह ले रहे, हमारी बात ही नहीं कर रहे, आम जनता की बात ही नहीं कर रहे, उनकी खुद की लीडरशिप नहीं लेती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं अभी मणिशंकर अय्यर ने जो बुक लिखी है, मैंने वो आज मंगवाई थी, मैंने पढ़ी है, आधी पढ़ ली है। उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि 10 साल से जो आदमी, जो व्यक्ति आपके यहाँ पंचायती राज, यूथ अफेयर्स, पता नहीं कितने मंत्रालयों में वो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला है, उसके बाद वो खुद IRS ऑफिसर रहे हैं। और आप ये देखिए कि उनकी हालत ये कर दी कि 10 साल से वो टाइम मांग रहे हैं अपनी लीडरशिप से, और लीडरशिप उनसे मिलने को तैयार नहीं है। ये किस किस्म की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है? विद्रोही जी रुकिए, आता हूं मैं एक बार रेणु साहब के पास चलता हूं। संगठनात्मक रूप से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में प्रॉब्लम है, ऊपर भी प्रॉब्लम है। रेणु साहब आज एक बड़ी प्रॉब्लम है जी, आज विद्रोही जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हाई कमांड का डंडा नहीं चलाया, चलना चाहिए था, जो एक्शन लेना चाहिए था, जवाब दे दिया ना। हाँ। जी जी, एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लिया। हरियाणा के मामले में हाई कमांड बहुत कुछ कर नहीं पाता है, ये तो हमने देखा है कई बार, लेकिन यही हाई कमांड है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जैसे सीनियर मोस्ट राजस्थान में जाते हैं ऑब्जर्वर बनके, और विधायक जाके सीपी जोशी को इस्तीफा दे देते हैं, सीधा हाई कमांड को चुनौती दी जाती है राजस्थान के अंदर। हरियाणा में भी हाई कमांड जो है वो तय नहीं कर पा रहा चीजें। टिकट जो ये नॉमिनेशन का आखिरी दिन है उसमें 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे पहले तक टिकट अनाउंस हो रहे थे हरियाणा में। मतलब क्या, या वाकई उनको लगता है ठीक है इनको लड़ने दीजिए?
नहीं, हाई कमांड का जो इकबाल है वही सवालों में। और निश्चित तौर पर जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि संगठन न बनना या इस तरह के विवाद खड़े होना, इसके लिए सभी जिम्मेवार है और सभी के नाम भी बताने का काम किया, चाहे किरण चौधरी रही हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे उदय भान हो, चाहे भूपेंद्र जी हो। ठीक है, ये पार्टी के प्रवक्ता है, ये चाहते हैं कि सभी लीडरशिप के साथ मिले रहे और किसी को ज्यादा हाईलाइट ना करें। लेकिन ये किसी परिवार में, किसी दल में सभी जिम्मेवार होते हैं, तो फिर वह अनुशासन कहाँ रह गया? जिम्मेवार तो एक या दो ही होता है, कोई लीडर होता है जिम्मेवार उसके लिए, और वो जिम्मेवारी सबसे बड़ी हाई कमान की होती है। यदि हाई कमान का डंडा चले तो नीचे वाले सारे के सारे, चाहे कितने भी लीडरशिप क्यों रहा हो, सारे एक लाइन में बंध जाया करते हैं। लेकिन जब वो बंधेंगे, जब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, और वो एक्शन हाई कमान ही ले सकती है। हाई कमान एक्शन नहीं ले पा रही है, इसी का कारण ये है। और हाई कमान एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है, ये एक जांच का विषय बनता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि एक आदमी की वजह से, दो आदमी की वजह से, या 5 आदमियों की वजह से एक प्रदेश का संगठन बिगड़ा हुआ है, प्रदेश में पार्टी की हालात दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, और फिर भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई राज की बात अवश्य मुझे लगती है, जिसके कारण वो हाईकमान इनका एक्शन नहीं ले पा रहा है। दूसरी बात, इन्होंने एलओपी के लिए ठीक है आपने कि एक हथियार रखते हैं ये, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस जीतेगी। एलओपी की मैटर में भाजपा को हराने का काम करेगी। भाजपा ने मई टू नवंबर 6 महीने बाद एलओपी प्रदेश को देने का काम किया कर्नाटका को। तो कांग्रेस पार्टी जो है इससे फालतू ही समय लगाएगी और जीत हासिल करेगी। 6 से 8-10 महीने के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ जरूर ये जीत सकती है। और दूसरी बात, जो भाजपा वाले अभी प्रियदर्शनी जी कह रही थी कि परिवारवाद, प्रियदर्शनी जी अब आप नहीं बचे हो परिवारवाद से, आपके अंदर तो परिवारवाद बड़ा फैलना शुरू हो गया। किस प्रकार से, कितने दबाव के साथ आरती राव को टिकट दिलवाई गई, कितना प्रेशर पार्टी के ऊपर बनाकर पार्टी को झुकना पड़ा, और जबरदस्त झुकना पड़ा, अन्यथा आपकी पार्टी भी टूटने के कगार पर खड़ी हो गई थी। किस प्रकार से जो है ना आपने श्रुति चौधरी को टिकट देकर के मंत्रालय सौंपने का काम किया, और ये भी एक प्रेशर की राजनीति बनी हुई है। और उसी के कारण आप भी आज जो है ना ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, आपकी पार्टी में जो ना आपसी मनभेद मतभेद नहीं है, आपकी पार्टी में भी है। लेकिन एक फर्क जरूर मैं कहूंगा, वो मैं मानता हूं, आपका हाई कमान का डंडा मजबूत है और वो कहीं ना कहीं उसको शट करने का काम करता है। और कांग्रेस पार्टी का हाई कमान का डंडा जो है ना वो बिल्कुल कमजोर है, वो उनको शट नहीं कर पाता है। यही एक बड़ा कारण है, और ये कारण जब तक पार्टी का दूर नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इनके जो पीछे हर बार इलेक्शन में पीछे जाने का कारण भी यही है। बेशक ये कितने भी प्रश्न हो कि हमारे को 37 सीटें मिली है, या लोकसभा की हमारे को 5 सीटें मिल सबसे गई मजबूत थी। विपक्ष है हरियाणा में अब तक का, क्या सबसे मजबूत विपक्ष है, 37 हाईएस्ट नंबर है ये। लगता नहीं है, लगता नहीं है, फीलिंग ही नहीं आ रही है, ना जनता को, ना विधानसभा में, ना किसी को। और जी विपक्ष बड़ा है, मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है, करेक्ट, बड़ा है, मजबूत नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बड़ा विद्रोही जी, ये एक नई लाइन आई है, अंडरलाइन तो करना ही पड़ेगा, विपक्ष बड़ा है मजबूत नहीं है। ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं अब आपके सामने प्रमाणों के साथ साबित करूंगा कि मोदी शाह कितने मजबूत हैं। आपको पता है राजस्थान में 13 से 18 तक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही और मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह भी पार्टी का अध्यक्ष थे, उनकी एक बात नहीं मानती। वो हार गई चुनाव, उसके बाद भी 2 साल उनके खिलाफ लड़ती रही। अगर मोदी जी 2019 में नहीं जीत पाते तो वसुंधरा क्या हाल करती मोदी शाह का आपको अच्छी तरह मालूम है। 5 साल पूरे नहीं माने, और उसके बाद 2019 के बाद 2 साल तक उनको नेतृत्व उनको कतई भी स्वीकार नहीं किया। कर्नाटक के अंदर 2010 से 2023 तक मोदी शाह यहीं थे, लाख कोशिश कर ली, पूरा प्रयास कर लिया, येदियुरप्पा ने उनकी एक बात नहीं मानी, बार बार उनको नीचा दिखाया, सार्वजनिक बयान दिए और हर उनके ऑर्डर को डिफाई किया। अब एक स्थिति ऐसी आ गई, चुनाव में वो लेट हिम कंप्लीट, जब वो चुनाव हार गए ना 2023 में और एरा खत्म हो गया,
बहुत बुरी तरह हारे, उनका एरा खत्म हो गया येदियुरप्पा का। तब जब उनके बेटे को अध्यक्ष बना दिया, बेटे को अध्यक्ष नहीं बना रहे थे, विजेंद्र को अध्यक्ष बना दिया, इसके अपने बेटे को अध्यक्ष बनवाने के बाद शांत हुए येदियुरप्पा और एक किस्म से अलग हो गए। और मोदी साहब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और मजबूरी के अंदर विजेंद्र को ही अध्यक्ष बनाना पड़ा। ये दो उदाहरण है इनके। तीसरा उदाहरण मैं हरियाणा का दूंगा। अब ये बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि मोदी का डंडा, शाह का डंडा। पिछले 10 सालों के मैं आपको बयान अखबारों उठाकर दिखा सकता हूं। राव इंद्रजीत के रोज कर जाते थे, रोज मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते थे, केवल इसलिए उनकी बेटी एडजस्ट नहीं हो पाई थी। और यहां तक चुनाव से पहले कह दिया था अगर बेटी को एडजस्ट नहीं करोगे और अहीरवाल मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। पूरा अहीरवाल उनके हवाले करना पड़ा। सारी टिकटें उनको कहने से, पुराने नेताओं की सबकी टिकटें काट दी और उनके कहने से सारे विधायकों को टिकट दी, एक को छोड़कर, इसको दो को छोड़कर अभय सिंह को। नहीं, रुके, एक मिनट जल्दी से कंप्लीट करिएगा विद्रोही जी। मैं खत्म कर रहा हूं। अभय सिंह को छोड़कर और नरवीर को, अभय सिंह को इंद्रजीत ने हरवा दिया, नरवीर को हरवाने के, क्योंकि बादशाहपुर और गुड़गांव में राव फैमिली का कभी प्रभाव नहीं रहा है। और जब उनकी बेटी को बना दिया मंत्री, भाजपा के इतिहास में भी शायद पहली बार हुआ है कि बाप भी केंद्र में मंत्री, बेटी भी मंत्री। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं ना। तो इनके 10 साल उनके तो मैं बयान दिखा दूंगा। आप हरियाणा के हैं, अब क्या उससे भी डिनाई करेंगे? अब विद्रोही जी, अब इसमें एक चीज ये है, जैसे आपने राजस्थान का, आ रहा हूं जल्दी से, विद्रोही जी ने उदाहरण दिया राजस्थान का। वसुंधरा जी ने बगावत का झंडा बुलंद किया, हार गई। हारने के बाद बीजेपी की फिर सरकार आई, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया, नया नेतृत्व दे दिया, येदियुरप्पा हार गए, साइड हो गए। यहां तो 3-3 चुनाव हारने के बाद भी विधायक खुल के कह रहे हैं ना कि चेहरा एक ही है हरियाणा में कांग्रेस का, उसी का नेतृत्व है, वही सब कुछ है। बदलाव हुए ना, सफल नहीं हो पाए। कौन कहता है? 2014 के हारने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइड लगा दिया था, दूसरों को मौके दिए गए, पर दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हो पाए। वो एक अलग इशू है। ये कैसे कह रहे हो आप नहीं लगाया? हारने के बाद कौन कहता है भूपेंद्र हुड्डा को साइड लगा सकती है कांग्रेस हरियाणा में? ये 19 के बाद कहने लगे हैं ना। जब 19 में जब उसने रिजल्ट दे दिया, 31 सीट जितवा दी और नहीं दे पाए रिजल्ट। जब कोई नेता रिजल्ट दे देता है, जब येदियुरप्पा इनको रिजल्ट दे रहा था, उससे पहले तो कोई टिक नहीं रहा था ना साथ में। मैं आपसे कह रहा हूं, येदियुरप्पा जब रिजल्ट दे रहा था कर्नाटक में, हटा नहीं पा रहे थे। वसुंधरा रिजल्ट दे रही थी, हटा नहीं पा रहे थे। और जब रिजल्ट नहीं दे पाए तो हटा दिया। तो हरियाणा के अंदर 2019 में भूपेंद्र हुड्डा ने रिजल्ट दिया और अब की बार भी रिजल्ट दिया, सरकार ने बड़ी, वो अलग बात है। तो जब व्यक्ति रिजल्ट दे देता है ना, कोई भी नेता, उसको हटाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है प्रियदर्शनी, जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क। अरे एक उदाहरण और सर, एक उदाहरण, लास्ट उदाहरण और दूंगा। आपके पड़ोस के हिमाचल का जयराम धूमल साहब। हाँ, वो अभी देखा हमने कार्यक्रम प्रतिभा सिंह का मंच पे उन्होंने। मैं आपको ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, 3, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल की राजनीति, कर्नाटक की चलो आप कम ध्यान रखते हैं, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में जो हुआ वो प्रत्याशित था। धूमल साहब ने कितने नाक को चने चबाए थे इनको, वो भी शायद आपको याद होगा। जी प्रियदर्शनी, जल्दी से क्विक। चलिए गोयल साहब, मैं तो अपने दोनों ही आदरणीय प्रवक्ताओं की बातें सुन के इतना अचंभित थी कि मुझे हैरानी हो रही थी। रेणु भाई खुद ऐसी पार्टी से आते हैं जो कि परिवारवाद का एपिटोम है, मतलब कि कहते हैं ना पराकाष्ठा है। वहां पे कभी भी चौटाला नाम अगर आपके सरनेम के आगे नहीं लगेगा तो आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख ही नहीं सकते। मतलब कि अगर रेणु भाई जिनको इतने टैलेंटेड है, अगर वो मुख्यमंत्री बनने का सोचे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसके पीछे और कोई दोष नहीं होगा, ना इनके टैलेंट में कोई कमी है, ना इनके मेहनत में कोई कमी होगी। प्रॉब्लम ये है कि इसके नाम के आगे चौटाला नहीं लगा होगा। यही चीज कट कॉपी पेस्ट आता है समय हो गया है। हाँ, नहीं, 1 मिनट, यही कट कॉपी पेस्ट आता है परिवारवाद की। अरे शेखावत के साथ भी यही हालत थी, आरपी राव शेखावत के साथ भी राजस्थान में यही हालत थी। हर राज्य में होता है साहब। चलिए ठीक है, समय इतना ही है। कांग्रेस की सूची पे संग्राम, माफी चाहता हूं प्रदर्शित, समय नहीं है। अब विद्रोही जी कह रहे हैं 1-1.5 महीने में सब हो जाएगा ठीक, तो 1-1.5 महीना भी ज्यादा दूर नहीं है हमारे आगे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं विवाद थम जाएंगे। फिलहाल इंतजार करते हैं, तब तक आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।